एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति को। ओके, और ये वीडियो इस चैप्टर का भाग 3 यानी कि पार्ट 3 है। ओके, इसी चैप्टर के आगे के हम पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर के आगे के भाग को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपने भाग 1 और 2 तो देखा ही होगा, उन दोनों को देखने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, विकास करना था, तो दो तरीके के मॉडल हमारे सामने थे, एक तो पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। उनमें से हमने मिश्रित को अपनाया। उसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत थी कि हम किस तरीके से देश को चलाएं। इसी के लिए हमने प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना की। और फिर हमें योजना आयोग ने कहा कि हम सोवियत संघ की तरह ही पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुनेंगे, यानी कि हम अपने देश में विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजना को माध्यम बनाएंगे। तो अब हमें ये समझना था कि पंचवर्षीय योजना होती क्या है, ये किस तरीके से हमारे देश में बनी और कौन कौन सी योजनाओं से हमारे देश को क्या क्या फायदा हुआ। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, अगर शब्द को ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है 5 वर्षों की योजना। पंचवर्षीय यानी कि 5, तो 5 वर्षों के लिए ऐसी योजना बनाई गई जिसमें देखा गया कि देश में जो भी आमदनी हो रही है, ओके, जो भी आमदनी होगी और क्या क्या व्यय होगा, हम क्या क्या इन 5 सालों में काम करें जिससे हमारे देश का विकास होगा, उसकी जो प्लानिंग की गई उसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। देखो एक बार आप देखो, भारत सरकार एक दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 सालों के लिए देश की आमदनी और खर्च की योजना होती है। यानी कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की एक योजना है जिसमें क्या होता है कि सरकार ये तय करती है कि इन 5 सालों में हमारे देश में हम ऐसे क्या कदम उठाएं कि हमारे देश का विकास हो, और जो भी हमारी आमदनी हो सकती है या हम कहाँ कहाँ चीज़ों को खर्च करेंगे, इनके बारे में भी सरकार एक प्रारूप तैयार करती है। ओके, तो इसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं 5 ईयर प्लान। ओके, अब ये जो प्लान होता है, इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें बजट को 2 हिस्सों में बांटती है। यानी कि 5 ईयर प्लान में क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है कि हम यहाँ पर खर्चा करेंगे, इन योजनाओं में खर्चा करेंगे, तो इसके लिए बजट तैयार किया जाता है। अब इस बजट को केंद्र स्तर पर भी 2 भागों में बांट दिया जाता है और राज्य स्तर पर भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। कैसे, देखो, बजट को 2 भागों में बांटते हैं। पहला एक हिस्सा होता है योजना व्यय का, यानी कि जो मेन योजना है उन पर हम व्यय करेंगे बजट को, और दूसरा हिस्सा होता है गैर योजना व्यय, यानी कि जो मुख्य योजना हमने पंचवर्षीय योजना में रखी उनके अलावा जो योजना होगी उन पर हम खर्च करेंगे, और उनको कहा गया गैर योजना व्यय। ओके, तो यहाँ से हमने क्या देखा, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों का एक प्लान होता है, एक योजना होती है जिसमें सरकार ये डिसाइड करती है कि हम इन 5 वर्षों में देश का जो बजट है उसे किस तरीके से व्यय करेंगे, देश का किस तरीके से हम विकास करेंगे। ओके, इसीलिए सरकार बजट को 2 योजनाओं में व्यय करती है, एक योजना व्यय में और दूसरा गैर योजना व्यय में। अब ये क्या होता है, देखो इसको और डिटेल से समझते हैं। पहले समझते हैं यहाँ पर कि योजना व्यय क्या होता है। ओके, योजना व्यय, इसको देखते हैं। देखो, योजना व्यय में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च किया जाता है। योजना व्यय वो व्यय है जिसमें क्या होता है कि जो योजनाओं हमने तय की गई है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने जो मुख्य बातें ध्यान में रखी है कि हम इन 5 साल में इन क्षेत्रों में विकास करेंगे, उस पर आधा बजट खर्च किया जाता है। और गैर योजना व्यय क्या है, तो इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मदों पर खर्च करना, यानी कि सालाना आधार पर जो भी हमारी दैनिक योजनाएं हैं उन पर हमको खर्च करना है। तो इस तरीके से
पंचवर्षीय योजना में जो भी बजट बनाया जाता है उसे दो तरीके की योजनाओं पर खर्च किया जाता है और उससे देश का विकास करने की कोशिश की जाती है। अब जब हम इस तरीके की पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है? तो देखो, इससे क्या होता है कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती है। यानी कि जब हम एक प्लान बना लेते हैं, एक बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से नियोजन कर लेते हैं, तो हमारे सामने एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी पिक्चर निकल के आ जाती है कि अच्छा हमें ये करना है, हम यहाँ पर व्यय करेंगे, हम ऐसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती है। और अगर हमें कुछ चेंजेस भी करना है तो ये हमारे लिए एक लंबी अवधि में सरकार उसमें चेंजेस भी कर पाती है अगर हम पहले से प्लानिंग बना ले। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है तो अगर आप पहले से टाइम टेबल बना ले कि मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद ये पढ़ूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके सामने एक अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा मैं इतने टाइम में अपना सिलेबस खत्म कर लूँगा और इतने टाइम में ये चीज़ें रीडिंग कर लूँगा, इनका रिविज़न कर लूँगा। तो इसी तरीके से जब हम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं तो हमारे सामने भी एक इकोनॉमी की, हमारे अर्थव्यवस्था की एक बड़ी पिक्चर सामने आ जाती है कि इन 5 सालों में देश क्या क्या करने वाला है। ओके, तो बस इसी तरीके से हमने भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पंचवर्षीय योजना को विकास का माध्यम बनाया और अपने विकास को करना शुरू किया। और इसीलिए हमारी सबसे पहले बनी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब ये योजना हमने बनाई, देखते हैं इसके अंतर्गत हमने क्या क्या किया। ये जो योजना थी ये 1951 से 1956 के लिए थी। ओके, क्योंकि 5 साल की है, 51 से 56 हो गए, तो 5 साल के लिए हमारी पहली पंचवर्षीय योजना बनी। ओके, अब ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका प्रारूप 1951 में जारी कर दिया गया था। इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज जो होता है वो भी जारी कर दिया गया। अब जो ये योजना को तैयार करने वाले मुख्य विशेषज्ञ थे वो कौन थे? देखो, इस योजना को तैयार करने के मुख्य विशेषज्ञ थे के.एन. राज। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बन के आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञ कौन थे? तो के.एन. राज थे। और इसका प्रारूप कब जारी हुआ था? तो 1951 में। अब हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया। अब इस युवा अर्थशास्त्री यानी कि जो ये के.एन. राज थे, ये एक युवा अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा कि 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। यानी कि ये एक अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने अपने सूझबूझ के हिसाब से बताया कि हमें विकास तो करना है, पर बहुत धीरे धीरे हम विकास करेंगे, क्योंकि अगर हम तेज रफ्तार से विकास करने गए तो हमारी इकोनॉमी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। तो इन्हीं आधारों को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना बनकर तैयार हो गई। और किसने बनाई? के.एन. राज ने। अब ये योजना बनकर तैयार हो गई, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? विकास का। तो इस योजना में कहा गया कि हम कोशिश करेंगे कि देश की गरीबी, जो अभी हमारा देश गरीबी के मकड़ जाल में फंसा हुआ है, उसे निकाल सके इन 5 वर्षों में। तो हमारी योजना बनकर तैयार हो गई कि हम 5 वर्षों के लिए देश की जो गरीबी का मकड़ जाल है उसमें से देश को निकालने की कोशिश करेंगे। और हुआ भी कुछ इसी तरीके के काम करने की कोशिश हुई। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर था वो कृषि पे दिया गया। कृषि के क्षेत्र पर लोगों ने ध्यान दिया, कृषि से जुड़ी योजनाएं निकाली, कृषि से जुड़े चीज़ों पर अपने बजट को व्यय किया गया। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में भी निवेश किया गया। यानी कि बांध और जो सिंचाई के क्षेत्र हैं उनमें निवेश किया गया। इन 5 सालों में आप देख सकते हैं जो भागड़ा नागल जैसी बड़ी बड़ी विशाल परियोजना थी वो भी इसी टाइम पे शुरू हुई थी। इनके लिए बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि आवंटित की गई। इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना। यानी क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो देश था वो कैसा था, एक कृषि प्रधान देश था, इसलिए भूमि सुधार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और उसे बुनियादी चीज माना गया। यानी कि ये सारी चीज़ें उन 5 सालों में हुई। 5 सालों में इन सभी मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया। अब ये चीज़ें पॉजिटिव वे में हुई और अच्छा हुआ, कृषि में थोड़ा बहुत हमें विकास भी देखने को मिला। यानी कि कुछ सफलताएं अब हमें मिल चुकी थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो काम हो गया। अब आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। ओके, प्रथम
प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। अब 1956 के बाद हमने शुरू की दूसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, यानी कि इसका कार्यकाल कहाँ तक रहेगा, 1956 से 1961 तक, 5 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। ओके, अब इस योजना को जो तैयार करने वाले थे वो दूसरे विशेषज्ञ ने इसे तैयार किया था। वो कौन थे, पीसी महालनोबिस। इन्होंने इस योजना का प्रारूप या इस योजना को तैयार किया था। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था और सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इनमें क्या डिफरेंस, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप फटाफट अंतर बता दोगे। जैसे कि पहला अंतर आप यही बता सकते हो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, के.एन. राज ने, और सेकेंड का किसने तैयार किया है, मुख्य विशेषज्ञ पीसी महालनोबिस ने। ओके, तो अब सेकेंड पंचवर्षीय योजना है, इसको भी तैयार किया गया, महालनोबिस ने इसको तैयार किया। अब इनके नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की टोली ने इस योजना को तैयार किया। ओके, इन्होंने क्या कहा, दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। देखो पहली जो योजना थी नी, उसमें क्या कहा गया कि हम विकास धीमी गति से करेंगे। ओके, पर जब दूसरा 5 ईयर प्लान बना तो इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम तेज गति से क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे, हमारे देश का विकास करेंगे। और जो ये दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये भारी उद्योगों के विकास पर इसमें जोर दिया गया। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा का पूरा ध्यान कृषि पर था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया। इसके लिए सरकार ने क्या किया, उद्योगों को संरक्षण करने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाना शुरू कर दिए। यानी कि अब पंचवर्षीय योजना का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है ना। उससे और भी कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि संरक्षण की नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आगे बढ़ने लगे। अब जब दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया जाने लगा, उद्योगों से जुड़े कार्य होने लगे, तो इससे क्या हो गए, उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिलने लगी, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, सार्वजनिक क्षेत्र में। बचत और निवेश दोनों ही बढ़ने लगे भारत में, यानी कि विकास शुरू हो गया। उसके बाद बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सका इन 5 वर्षों में। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दे दिया। यानी कि जो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें उद्योगों पर जोर दिया गया, उद्योगों से रिलेटेड 5 वर्षों में काम किए गए। तो इससे क्या हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम मिल गया। तो अभी तक पहली और दूसरी 2 पंचवर्षीय योजना पर काम हो चुका था और देश में बेहतरीन तरीके से हमें विकास भी देखने को मिल रहा था। पर ऐसा नहीं है कि मात्र विकास ही हो रहा था, उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी थी। यानी कि इसके साथ कुछ समस्या भी थी, यहाँ पर नहीं के स्थान पर आएगा थी। ओके, तो कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कि क्या क्या समस्याएं थी। भारत प्रौद्योगिकी लिहाज से पिछड़ा हुआ था। सही है, भारत में उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम जोर दे रहे थे उद्योगों पर। इसके लिए हमें क्या करना था, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमारा जो विदेशी मुद्रा थी वो पूरी हमारी खर्च हो गई थी। यानी कि विश्व बाजार से टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अपने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को हमें खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। यानी कि जब उद्योग लगे तो कृषि से ज़्यादा लोगों को निवेश में इंटरेस्ट हुआ। ओके, ऐसे में क्या हो गया, भारत में खाद्यान्न संकट की समस्या सताने लगी। देखो फ्रेंड, अब जब देश में इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लग गई तो देश में 2 सवाल उत्पन्न हुए, यानी कि 2 मुख्य विवाद उत्पन्न हो गए इस चीज़ को देखते हुए। जब हम ये 5 ईयर प्लान हमारे देश में चल रहे थे तो हमारे सामने कुछ मुख्य विवाद बनकर उत्पन्न हुए। जैसे कि शुरुआत के दौर में विकास की जो रणनीतियाँ अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। जो हम शुरुआत में ये 5 ईयर प्लान बना रहे थे, कभी हम कृषि पर ध्यान दे रहे थे तो कभी हम उद्योग पर पूरा ध्यान दे रहे थे। तो इससे क्या हो गया, देश में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लग गई और देश में 2 बड़े सवाल उत्पन्न हो गए। यहाँ पर हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक है, यानी कि आज इतने सालों बाद भी उनकी इम्पोर्टेंस है। तो पहला सवाल था कृषि बनाम उद्योग। पहला सवाल तो कृषि और उद्योग को लेकर शुरू हुआ और दूसरा सवाल पूछा गया
निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि प्राइवेट और सोशल, इन दोनों को लेकर भी सवाल उत्पन्न होने लगा। अब ये कृषि बनाम उद्योग में क्या उत्पन्न हुआ, सवाल हमारे सामने क्या आया, और निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में क्या सवाल आया, इन दोनों को समझते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कृषि बनाम उद्योग। देखो, सवाल यह था कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किस पर सबसे ज़्यादा संसाधन लगाए जाए। यानी कि जब हमने 2 सालों से करीबन 10 सालों से 2 पंचवर्षीय योजना का इम्प्लीमेंट कर चुके थे, तो इसको देखकर अब लोगों को ये मन में उठने लगा कि हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये अर्थव्यवस्था में कृषि पर या उद्योगों पर। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर कहीं ज़्यादा जोर दिया गया और कृषि के विकास की जो रणनीति थी उसमें अभाव रह गया, और इस योजना के दौरान केवल उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों पर चोट पहुंची। कुछ लोगों का ऐसा मानना था, इसलिए कई अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र पर अब जोर देना चाहिए। और अगर आपने नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने भी यही जोर दिया कि हमें नियोजन और कृषि के क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। ओके, और जो चौधरी चरण सिंह कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी के थे। ओके, और उन्होंने बाद में कांग्रेस से अलग होकर भारतीय लोक दल नामक पार्टी बनाई थी। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में है, कभी क्वेश्चन बन के आ जाए एमसीक्यू वाला, तो आपको अच्छे से ध्यान में रहे। ओके, तो इस तरीके से कृषि को लेकर और उद्योगों को लेकर सवाल उठे कि इन दोनों में से किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, किस पर ज़्यादा संसाधन लगाए जाए। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो ये अभी तक योजना है, इसमें सेकेंड जो 5 ईयर प्लान बना था, उसमें सिर्फ कृषि उद्योगों पर ही जोर दिया, कृषि पर कोई जोर नहीं दिया गया, इसलिए हमें कृषि पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, उद्योगों पर जोर देना चाहिए। कैसे? देखो, कई लोगों का मानना यह सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी कि कुछ जो लोग थे उनका मानना था कि अगर हमें गरीबी से छुटकारा पाना है तो हम औद्योगिक उत्पादन को अगर जोर नहीं देंगे तो हम छुटकारा नहीं पा सकते, हमें औद्योगिक क्षेत्र में भी ध्यान देना होगा, ऐसा लोगों का मानना था। और उन्होंने ये दलील दी, ऐसे लोगों की एक दलील भी थी कि सरकार कृषि पर जितना चाहे उतनी धनराशि खर्च कर दे, लेकिन अगर उसे ग्रामीण गरीबी का निराकरण करना है, यानी कि अगर हमें ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, अगर भले आप कृषि पर कितना भी धन खर्च कर दो, फिर भी आप ग्रामीण गरीबी की जो ये विकराल समस्या है, इसका समाधान आप नहीं कर पाएंगे। ओके, कुछ लोगों का ऐसा कहना था। उनका कहना था कि इसके लिए आपको औद्योगिकरण का रास्ता तो अपनाना ही होगा, यानी कि अगर हमें गरीबी से मुक्ति पानी है तो हमें औद्योगिकरण यानी कि आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना ही होगा, ऐसा माना गया। तो आपको पहली जो सवाल था वो समझ में आ गया, कृषि और उद्योग को लेकर लोगों की क्या क्या थिंकिंग थी, लोग क्या सोच रहे थे और किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, ये लोगों में बहस चल रही थी। अब दूसरा क्या सवाल था उसको समझते हैं। ओके, देखो, दूसरा सवाल था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अब ये क्या है? देखो, भारत ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ये तो आप सबको पता है ना, और भारत ने पूंजीवाद और समाजवाद के मिले जुले रूप को भारत में लागू किया। अब जब ये मिले जुले रूप को भारत में लागू किया तो इस मॉडल की कई लोगों ने आलोचना शुरू कर दी, यानी कि कई लोगों ने इसकी बुराई करनी शुरू कर दी। अब आलोचकों का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी, यानी कि कुछ लोगों का कहना था कि ये 5 ईयर प्लान और हमने जो ये मिश्रित मॉडल अपनाया, इसमें हमने जो निजी क्षेत्र है उनको ज़्यादा जगह नहीं दी है और निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए भी हम कोई उपाय नहीं कर रहे, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना था। और सरकार अपने नियंत्रण में जरूरत से ज़्यादा चीज़ें रख रही थी, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना था। वहीं इसके विपरीत जो दूसरे कुछ आलोचक थे उनका क्या कहना था? कुछ आलोचक ऐसा भी सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना सरकार नहीं कर रही है। ओके, ऐसा कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे। कुछ आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की है। तो जब ये 5 ईयर प्लान बने और इन पे काम हुआ तो कुछ लोगों ने इनकी कमियां निकाली, सब ने अपने अपने तरीके से सोचा। पर अब वास्तविकता में इनके क्या मुख्य परिणाम निकले?
ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, यानी कि अब इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जब हमने 5 EN प्लान को लगाया, देश में एक्सपेरिमेंट किया उनका, तो ये जो समस्या है इनका समाधान कैसे निकाला और इन 5 ईयर प्लान के हमारे सामने वास्तविकता में क्या मुख्य परिणाम निकले, ये हम अपने पार्ट 4 में देखेंगे। ओके, आई होप आपको आज का ये पार्ट 3 अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया? इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। अगर आप वो हल कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको ये जो पार्ट है आज का ये समझ में आया। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना क्या है? आई होप आपको पता होगा पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान, जिसमें देश में क्या क्या होने वाला है 5 सालों की उसकी रणनीति बनाई जाती है। दूसरा, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ से हमने इस चीज को लिया था। उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर है अच्छे से आपको पता है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया। ओके, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो देखो 1956 में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो खत्म हो गई थी, तो 1956 से 1961 तक क्या रहा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा। उसके बाद आजादी के समय विकास के किन सवालों पर मतभेद थे? विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अभी मैंने आपको अभी बताया 2 सवाल। सबसे पहले कृषि बनाम उद्योग, और सेकेंड जो रहा वो रहा हमारा निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। सो आई होप आप भी इन सारे सवालों के जवाब दे पा रहे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।